हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 15 इयर्स। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। आज मैं बात करने वाली हूँ फाइब्रॉइड्स एंड प्रेगनेंसी। काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं, सेकेंड ओपिनियन के लिए भी आते हैं कि मैडम फाइब्रॉइड्स है, प्रेगनेंसी रुक गया है, अभी आगे क्या करना है। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, फाइब्रॉइड्स के साथ फाइब्रॉइड्स की क्या इफ़ेक्ट आती है प्रेगनेंसी पे, प्रेगनेंसी की क्या इफ़ेक्ट आती है फाइब्रॉइड्स पे, और क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, यह सब के बारे में डिटेल्स में। तो पहले मैं बताना चाहती हूँ कि फाइब्रॉइड्स, जैसे मेरे लास्ट वीडियो में मैंने विस्तारित रूप से समझाया है कि फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, फाइब्रॉइड्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। पहले तो यह जो डायग्राम है कि यह यूट्रस है, गर्भाशय का थैली है। फाइब्रॉइड्स जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। जैसे यह यूट्रस है, उसके 3 लेयर्स होते हैं। सबसे पहले तो अंदर का लेयर जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, दूसरा लेयर है जो मायोमेट्रियम, और तीसरा लेयर जो है वो सीरोजल लेयर। तो फाइब्रॉइड्स अगर अंदर है तो उसे सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड कहा जाता है। मिडल लेयर में है, मायोमेट्रियम में है, तो उसे इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स कहा जाता है। और अगर वो बाहर के लेयर में है तो उसे सब सीरोजल फाइब्रॉइड्स कहा जाता है। यह बात हो गई 3 प्रकार के जो फाइब्रॉइड्स होते हैं। अभी हम बात करते हैं कि फाइब्रॉइड्स बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रॉइड्स के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। जनरली ऐसा होता है कि अगर कोई पेशेंट है जो प्लानिंग फेज़ में है और अगर फाइब्रॉइड्स है, जनरली मोर देन 5 सेंटीमीटर्स के अगर फाइब्रॉइड्स होते हैं तो उनको एडवाइस दिया जाता है कि बेटर इज़ टू गो फॉर द सर्जिकल ओपिनियन, कि लैप्रोस्कोपिकली जो फाइब्रॉइड है उसे रिमूव किया जाता है और उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करना है। लेकिन यदि कोई पेशेंट है कि जिनका ऑलरेडी प्रेगनेंसी रुक गया है और अगर फाइब्रॉइड्स के साथ ही प्रेगनेंसी है, तो यह फाइब्रॉइड्स में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो पहले तो फाइब्रॉइड की जो साइज़ है वो प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ सकती है। अगर जो फाइब्रॉइड्स है, जैसे कि प्रेगनेंसी में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्रेगनेंसी में जो यूट्रस का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है, तो यह सब रीज़न है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फाइब्रॉइड की साइज़ बढ़ सकती है। तो जो भी फाइब्रॉइड्स है, मोर देन 5 सेंटीमीटर के फाइब्रॉइड्स हैं, उनकी साइज़ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्लस ओवरऑल 30 to 40% रिस्क रहता है कि यह जो फाइब्रॉइड्स है उनकी साइज़ बढ़ सकती है। जो स्मॉल फाइब्रॉइड्स हैं उसके चांसेस कम होते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो उनकी साइज़ बढ़े। दूसरा जो रहता है कि फाइब्रॉइड्स के अंदर चेंजेस आ सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसे जनरली हम रेड डिजनरेशन बोलते हैं या तो कैल्सिफिकेशन वगैरह। ऐसे सब चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फाइब्रॉइड्स में आ सकते हैं। और काफ़ी सारे पेशेंट रहते हैं जिनमें फाइब्रॉइड्स विद प्रेगनेंसी होता है, तो उनको इन बिटवीन पेन वाले सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फाइब्रॉइड में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से आपको पेन की समस्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ फाइब्रॉइड ऑन प्रेगनेंसी, कि फाइब्रॉइड की वजह से प्रेगनेंसी में कोई तकलीफ़ आ सकती है, और अगर आती है तो क्या तकलीफ़ आती है। प्रेगनेंसी में 2 पार्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं, एक तो मदर एंड दूसरा है बच्चा। बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे अगर किसी को सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड है, कि गर्भाशय का जो अंदर का लेयर है एंडोमेट्रियम, अगर सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड है तो ऐसे पेशेंट में मिसकैरेज का रिस्क नियर अबाउट 40% तक रिस्क रहता है। अगर किसी को मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है तो उन्हें भी मिसकैरेज का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा है कि बिकॉज ऑफ द फाइब्रॉइड बच्चे में जैसे माल प्रेजेंटेशन हम बोलते हैं, कि नॉर्मली जो रहता है बच्चे का जो हेड रहता है वो नीचे के भाग में रहता है, लेकिन बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड माल
पोजीशन, यानी कि बच्चे का सर ऊपर हो सकता है, या तो ट्रांसवर्स लाई हो सकता है, या तो ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकता है। तीसरा है कि बिकॉज ऑफ द फाइब्रॉइड प्री टर्म लेबर, यानी कि बच्चे का जो जन्म है वो बिफोर द टाइम, यानी कि फुल टर्म के पहले, जिसे हम प्री टर्म कहते हैं, कि जल्दी डिलीवरी होने के रिस्क रहते हैं, बिकॉज फाइब्रॉइड जो है वो यूट्रस के अंदर है और फाइब्रॉइड एक्ट्स एज अ फॉरेन बॉडी। तो अगर वो फॉरेन बॉडी जैसे एक्ट करता है, जब भी जैसे ही धीरे धीरे डिलीवरी का समय या तो प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे बच्चे का ग्रोथ बढ़ता है और वैसे वैसे गर्भाशय का जो थैली है वो भी बड़ा होता है, यानी कि उसमें भी स्ट्रेचिंग इफेक्ट आते हैं। सो बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड देयर इज़ अ इरिटेशन ऑफ द यूट्रस, कि यूट्रस इरिटेट होता है और उसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आना शुरू हो जाता है, यानी कि लेबर पेन आना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से प्री टर्म लेबर या तो प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और चौथा है कि बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड जो ब्लड सप्लाई होता है, यूट्रस को जो ब्लड फ्लो मिल रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बढ़ जाता है, लेकिन जब भी फाइब्रॉइड होता है तो वह जो ब्लड फ्लो है वो फाइब्रॉइड पे भी जाता है। सो उसकी वजह से भी कभी कभी IUGR यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि बच्चे का जो ओवरऑल ग्रोथ रहता है या तो बच्चे का जो वजन है वो कम आने की संभावना रहती है। अब हम बात करते हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ फाइब्रॉइड ऑन प्रेगनेंसी और मदर को क्या क्या तकलीफ आ सकती है। जैसे आप सबको पता है कि प्रेगनेंसी जो है वो 3 फेज़ में डिवाइड करते हैं हम, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी नेक्स्ट 3 मंथ्स, और थर्ड ट्राइमेस्टर एंड लेबर यानी कि लास्ट 3 मंथ्स एंड ड्यूरिंग डिलीवरी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, पहले जो 3 महीने हैं प्रेगनेंसी के, वो दौरान मदर को जैसे कि प्रेगनेंसी के साथ उनको ब्लीडिंग की समस्या आ सकती है, या तो जिनको सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड है उनको मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है, और ऑन एंड ऑफ पेन्स आते हैं। जनरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़े बहुत क्रैम्प्स आना नॉर्मल है, लेकिन जिन महिलाओं को फाइब्रॉइड्स के साथ प्रेगनेंसी है उनको फर्स्ट 3 मंथ्स में जो क्रैम्प्स आते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या तकलीफ आ सकती है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जनरली जो हम देखते हैं कि ऑन एंड ऑफ पेशेंट पेन की समस्या लेके आता है, प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, अब्रप्शियो प्लासेंटा यानी कि जो प्लासेंटा जो है वह सेपरेट हो जाता है, और ब्लीडिंग की समस्या आ सकती है, और माल प्रेजेंटेशन और माल पोजीशन, कि बच्चे की जो पोजीशन है उसका नॉर्मली जो है कि हेड नीचे की तरफ होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड या तो पोजीशन ऑफ द फाइब्रॉइड बच्चे की पोजीशन या तो ट्रांसवर्स यानी टेढ़ा बच्चा हो सकता है, या तो पैर से हो सकता है, या तो ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है और लेबर का जो समय है, यह टाइम पे जैसे कि प्रोग्रेस ऑफ द लेबर जो है, नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेबर का जो समय है वो बढ़ सकता है, कभी कभी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की समस्या भी आ सकती है, और यह जो पेशेंट है इसमें सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर माल प्रेजेंटेशन है, माल पोजीशन है। तो यह सब रीज़न होते हैं कि फाइब्रॉइड्स की वजह से सिजेरियन डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जिन महिलाओं को फाइब्रॉइड्स हैं उनको डिलीवरी के समय पोस्टपार्टम हेमरेज यानी कि जो ब्लीडिंग होती है, नॉर्मली जब भी डिलीवरी होता है तभी जो ब्लीडिंग होती है उससे ज़्यादा ब्लीडिंग होने की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि कभी कभी फाइब्रॉइड की वजह से जो गर्भाशय का जो थैली है, यूट्रस जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए टाइम पे वो नहीं हो सकता है, और ऐसे पेशेंट में कभी कभी अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, या तो जो PPH का हम मैनेजमेंट करते हैं उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं कि फाइब्रॉइड्स के साथ अगर प्रेगनेंसी रुक गया है तो उनका बेसिकली मैनेजमेंट कैसे किया जाता है या तो ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। जनरली जो प्रोग्नोसिस है वो डिपेंड करता है कि प्रोग्नोसिस एंड द मैनेजमेंट कि पेशेंट का एज कितना है, पेशेंट की सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स, मतलब उसके जो सिम्टम्स है वो कितने सीवियर है, फाइब्रॉइड का लोकेशन कहाँ पे है और फाइब्रॉइड का साइज़ कितना है, यह सब पे पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वह डिसाइड किया जाता है।
और जनरली प्रेगनेंसी के दरमियान जो प्रिकॉशंस लेने हैं या तो जो केयर करना है वह डिपेंड करता है कि पहले जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी रहता है पेशेंट को रेस्ट वगैरह दिया जाता है कि जितना रेस्ट करेंगे तो उतना उनको ब्लीडिंग स्पॉटिंग वगैरह के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है उसमें कभी कभी हम प्रोफाइलेक्टिकली ऑस टाइटनिंग करते हैं, यानी कि जो गर्भाशय का मुख है वहाँ पे स्टिच ले लेते हैं ताकि यह पेशेंट को प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस कम हो जाए। तीसरा रहता है कि जैसे एब्रोप्शियो प्लासेंटा वगैरह के जैसे चांसेस मैंने बताए कि बढ़ जाते हैं तो उसके लिए भी रेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। माल पोजीशन और माल प्रेजेंटेशन हमारे हाथ में नहीं होता है बिकॉज वह डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड का लोकेशन कहाँ पे है और फाइब्रॉइड का साइज़ कितना है। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप में से किसी को भी फाइब्रॉइड्स के साथ प्रेगनेंसी रुका है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बेसिकली जो हम एडवाइस करते हैं कि इफ़ यू आर प्लानिंग, आपको अगर सोनोग्राफी में फाइब्रॉइड्स आता है मोर देन 5 सेंटीमीटर है और बेसिकली अगर सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड है तो जनरली उसको दूरबीन से हिस्ट्रोस्कोपिकली हम वो फाइब्रॉइड रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। अगर सब सीरोजल फाइब्रॉइड है, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है, मल्टीपल है, मोर देन 5 सेंटीमीटर्स है और अगर आपको इनफर्टिलिटी यानी कि 1 साल 1.5 साल आप कोशिश कर चुके हो प्रेगनेंसी रखने के लिए या तो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है तो बेटर है कि पहले यह फाइब्रॉइड को रिमूव किया जाए और उसके बाद आपका फर्टिलिटी ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। तो तभी जो हम फाइब्रॉइड रिमूव करते हैं उसको लैप्रोस्कोपिकली या तो ओपन मायोमेक्टमी का प्रोसीजर रहता है। जनरली वी प्रिफर लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी जहाँ तक पॉसिबल होता है और जिनका लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी होता है उनके लिए खास मुझे बताना है कि आफ्टर द सर्जरी आप 6 to 8 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो और जनरली यह पेशेंट के लिए सिजेरियन डिलीवरी का ऑप्शन बेस्ट रहता है क्योंकि आपका जो यूट्रस है उसके ऊपर कट दे के वो फाइब्रॉइड रिमूव किया जाता है तो यूट्रस का जो स्कार रहता है वो थोड़ा वीक हो सकता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जब यूट्रस इतना बड़ा होता है तो वह स्कार वीक होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। सो बेटर ऑप्शन जिनका लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी हुआ है उनके लिए आइडियल इज़ टू गो फॉर सिजेरियन डिलीवरी। सो थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आपको यह वीडियो पसंद आया है तो मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हो। आपके नियर डियर में अगर किसी को फाइब्रॉइड्स के साथ प्रेगनेंसी है तो ऐसे लोगों को भी आप शेयर कर सकते हो और आपको अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों के हम जवाब दे सकें। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।